गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम एक सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसा सिस्टम बॉडी का जो हमारे बॉडी के बहुत सारे सिस्टम को कंट्रोल में रखता है। माई सेल्फ डॉक्टर जसविंदर कौर सेठी, होम्योपैथी फिजिशियन फ्रॉम पंजाब संगरूर। हमारे बॉडी में एक ऐसा सिस्टम है जिसे हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ये ऐसा सिस्टम है जो हमारे बॉडी के बाकी सिस्टम को कंट्रोल में करता है। जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये एक पोस्ट ऑफिस की तरह है। जैसे पोस्ट ऑफिस में लेटर्स होती हैं ना, तो हम लोग अलग अलग जगह पे लेटर पोस्ट करते हैं। ये ऐसे ही वर्क करता है। ये एंडोक्राइन सिस्टम हमारी बाकी बॉडी के बाकी बॉडी में संदेश भेजता है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स को। अभी हमको गर्मी लग रही है, हमको सर्दी लग रही है, हमें खुशी हो रही है, हमें गमी हो रही है, हमें किसी से नफरत हो रही है, हमें किसी से प्यार हो रहा है। ये सब ये एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से होता है। अब जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसमें जो ग्लैंड्स होते हैं, एक तो होते हैं इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरे होते हैं इसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड, और कुछ एक मिक्स ग्लैंड भी हैं जैसे पेनक्रियास, ये मिक्स ग्लैंड है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड है इसमें कोई भी डक्ट्स नहीं होती। इनमें से जो हार्मोन्स निकलते हैं इसकी सीधी सिक्रीशन ब्लड में होती है। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है इनकी सीधी सिक्रीशन ब्लड में नहीं होती, क्योंकि इनमें डक्ट्स होती हैं। वो जो डक्ट्स होती हैं उनको रोक लेती हैं ब्लड में जाने के लिए। जैसे देखियो लैक्रिमल ग्लैंड है जिसमें से हमारे टीयर्स आते हैं, हमारे आंसू आते हैं। स्वेट ग्लैंड है जहाँ से हमारा पसीना निकलता है। सेरेब्रल ग्लैंड है जो हमारा सलाइवा बनाता है। सीबेशियस ग्लैंड है जैसे हमारे कान की वैक्स होती है। तो कभी आपने देखा है हमारे आंसू हो उसमें ब्लड आए? ऐसे नहीं ना होता। हमारा पसीना है, कभी उसमें ब्लड देखा है आपने? कभी नहीं, क्योंकि जो डक्ट्स होती हैं उनको ब्लड में जाने से रोक लेती हैं। ठीक है। अब हमारे ब्रेन में कई तरह के ग्लैंड्स हैं, जैसे पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। ये जो ग्लैंड हैं ब्रेन में, ये हमारे बाकी ग्लैंड्स को, उनके फंक्शंस को कंट्रोल में करते हैं। जो पीनियल ग्लैंड है ये एक बायोलॉजिकल ग्लैंड है। जैसे घड़ी काम करती है ना, हमने कब सोना है, हमने कब उठना है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो लंबे टाइम तक सोते हैं, क्योंकि जो उनका पीनियल ग्लैंड है उसकी सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होती है, एक्टिव होता है। जैसे बच्चे के बार सोते नहीं तो माँ उनको ज़ोर ज़ोर से हिलाती है, शेक करती है। जब वो शेक करती है ना, उसकी मूवमेंट होती है पीनियल ग्लैंड की, तो जो पीनियल ग्लैंड है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। उसके ज़्यादा एक्टिव होने से उसको अच्छी तरह से और लंबी टाइम पे नींद आती है। बड़ों में ये बात नहीं होती। जैसे जैसे हमारी एज बड़ी होती जाती है, हम लोग बड़े होते जाते हैं, पीनियल ग्लैंड की जो एक्टिविटी है उसकी सिक्रीशन वो कम होती जाती है। उसके बाद हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है। वो छोटा सा ग्लैंड है, जस्ट लाइक राइस, जैसे चावल का दाना होता है ना, ऐसे एक ग्लैंड होता है ये। इसको हम लोग कहते हैं मास्टर ग्लैंड। इसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बाकी जो ग्लैंड है बॉडी के, बहुत सारे ग्लैंड इसके ऊपर डिपेंडेंट है। हमको ये आदेश देता है। टीचर क्या करते हैं, बच्चों कहते हैं ना ऐसे पढ़ना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। जस्ट लाइक वैसे ही ये भी अपने बाकी ग्लैंड्स को आदेश देता है कि आप ऐसे करो। जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है वो पिट्यूटरी ग्लैंड का भी मास्टर है, दैट इज कॉल्ड मास्टर ऑफ मास्टर। मास्टर कौन है? पिट्यूटरी। तो उसका मास्टर कौन है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, आज हम थायराइड ग्लैंड के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। जो थायराइड ग्लैंड है ना, उसको उसका फंक्शंस कैसे होती हैं देखो। जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है वो एक हार्मोन रिलीज करते हैं, दैट इज कॉल्ड टीआरएच, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, वो जारी करता है। तो वो जो टीआरएच है वो फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को टीएसएच के लिए एक्टिवेट करता है। जो टीएसएच है फिर वो T3 T4 को कंपेल करता है हार्मोन्स बनाने के लिए। ऐसे सिलसिला चलता है। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई? हाइपोथैलेमस से, क्योंकि वो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है। अब खुद सोचो कि थायराइड ग्लैंड जो है उसका कहाँ पे कंट्रोल है? ब्रेन में। अब बोलो कि स्ट्रेस से थायराइड से क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है। थायराइड होने का बहुत बड़ी वजह हमारा स्ट्रेस है। बहुत लंबे टाइम से हमें स्ट्रेस चल रहा है, लंबा टाइम चल रहा है, तो आपको थायराइड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपको कोई वायरल हो गया, कोई इन्फेक्शन होगी, तो आपकी थायराइड में कोई इन्फ्लामेशन होगी, तो इन्फ्लामेशन आगे जाके थायराइड सिस्टम को डिस्टर्ब कर देगा। आपका थायराइड ग्लैंड डिस्टर्ब हो जाएगा। वो हाइपर भी हो सकता है, वो हाइपो भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। कोई आपको इन्फेक्शन होगी उस वजह से भी हो सकता है। अगर आपकी आयोडीन की कमी होगी तो आपको गोइटर हो जाएगा।
ठीक है? थायरॉक्सिन की कमी होगी, किडनीज़म हो जाएगा। जो बच्चों में ज़्यादा होता है, जैसे बच्चों का दिमाग पूरा डल होता है, वो बात को समझते ही नहीं है। वो उनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा वीक होती है। आपका वेट गेन हो गया तो मिक्सोडिमा हो जाएगा। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ऐसे मैंने आजकल देखा है कि छोटे बच्चों में थायराइड केसेस बहुत आ रहे हैं। हालाँकि पहले एक एज होती थी कि 20 के बाद, 30 के बाद या ड्यूरिंग प्रेग्नेंसी तो थायराइड हो जाता था। लेकिन बहुत छोटे बच्चे, मेरे को याद है, मेरे पास बच्चा था 4-5 साल का। मेरे पास 3-4 केसेस हैं जो बहुत छोटे बच्चों के हैं। एक 10 साल का बच्चा है, उसका केस चल रहा है। तो उसको थायराइड कैसे हुआ, तो उसको बहुत ज़्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन थी। वो चिड़चिड़ा थी, गुस्से वाला था, थका-थका रहता था। तो मैंने उसकी मदर से पूछा कि तेरे को कोई स्ट्रेस था क्या, मतलब ड्यूरिंग प्रेग्नेंसी? तो उसने मेरे को बोला कि डॉक्टर साहब, एक्चुअली मेरी पहले 2 बेटियाँ हैं। तो जो मेरी मदर इन लॉ हैं, जो मेरे इन-लॉज़ हैं, उनको था कि बेटा ही होना चाहिए। तो उसका स्ट्रेस मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा था। इवन जो मेरी दादी हैं, वो पुराने ख़्यालों की हैं, मेरे मायके साइड में। वो भी मेरे को बोलते रहते, इस बार तो बेटा ही होना चाहिए, बेटा ही होना चाहिए। वो इस तरीके से बोलते थे कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था कि अगर बेटा ना हुआ, फिर बेटी हो गई, मेरे इन-लॉज़ ने मेरे को छोड़ दिया। अगर मेरा बच्चा ठीक ना हुआ, वो हैंडीकैप्ड हो गया, उसकी ये चीज़ ठीक ना हुई। मतलब उसकी अपने ही एक इमेजिनेशन थी, ऐसे ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए। तो उसको मैंने फिर मतलब मदर की हिस्ट्री लेके मैंने बच्चे को दवा दी। तो उसमें क्या था, फ़ियर था इमेजिनरी थिंग को लेके, ऐसे ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए। तो वो बच्चा बिल्कुल ही ठीक हो गया, उसकी कॉन्स्टिपेशन, उसका थायराइड, जो भी उसकी दवा चल रही थी, सारी उसकी दवा बंद हो गई। ऐसे एक बच्चा था, वो शायद 9-10 इयर्स का होगा, तो उसको बहुत सीवियर हेडेक था। उसका थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। तो उसकी मम्मा बोलती कि डॉक्टर साहब, हमारे घर में जब उसको ऐसे कोई फंक्शन होता है ना, कोई पार्टी होती है, तो वो अपनी फ़ोटो नहीं कराता, वो दूसरे कमरे में चले जाएगा, या बाई चांस उस कमरे में है तो वो अपना फेस दीवार की तरफ कर लेता है कि मेरे को तो खिंचानी ही नहीं है। बहुत कम बोलता था बच्चा वो, पंक्चुअलिटी बहुत ज़्यादा थी। उसकी जो सारी पिक्चर थी ना, नेट्रोम्योर जैसी थी, हमारी मेडिसिन होती है नेट्रोम्योर। तो उसको मैंने नेट्रोम्योर दवा दी, उसका हेडेक भी, उसका थायराइड भी, उसकी जितनी भी तकलीफ़ें थी। इवन वो बहुत फैटी था बच्चा, देखने में वो सुंदर लगता था, लेकिन वो बहुत फैटी था। बहुत पतला तो चलो वो नहीं हुआ दवा के बाद, लेकिन वो जो बहुत ज़्यादा मोटा था, वो देखने में अच्छा लगने लगा। तो बिल्कुल उसका थायराइड ठीक हो गया। अच्छा, एक बात मैं आपसे और डिस्कस करना चाहूँगी। मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं, जिनकी बहुत लंबे टाइम से थायराइड की गोली, लेवोथ्रक्सन वगैरह चल रही होती है। अच्छा, जब हम लोग टेस्ट करवाते हैं तो हमका जो लेवल आ रहा होता है ब्लड में, वो नॉर्मल आ रहा होता है, लेकिन उस मान लो उसको डॉक्टर ने 200 mg की लगा दी, तो वो वैसे ही अपने टेबलेट ले रही होती है। कई बार टेस्ट भी नहीं करवा रहे होते, तो वो वैसे ही चल रही होती है। लेकिन ऐसे लंबा टाइम बिना डॉक्टर की सलाह के आपको ऐसे लंबा टाइम ऐसे गोली नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसके अपने बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं। तो मैं पूछती हूँ कि आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया क्या? अभी इतना आपका अब नॉर्मल हो रहा है, डाउन जा रहा है, तो आप उतनी टेबलेट ले रहे हो? कहते नहीं जी, हमें तो डॉक्टर ने लिखा था, तो हम तो वैसे ही ले रहे हैं। तो हमें था कि हम लोग 200 mg ले रहे हैं, तो हम लोग ठीक है। तो फिर मैं समझाती हूँ कि ऐसे नहीं लेनी चाहिए, आपको देखना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर वो होम्योपैथी की लेना चाहते हैं दवा, तो उसके लिए जैसे वो किसी फिजिशियन से डिस्कस करें, अपने सारे सिम्पटम उनको बताएँ, पूरे खुल के बताएँ। होम्योपैथी दवा तब काम करती है अगर आप डॉक्टर को खुल के बताओगे। देखो, होम्योपैथी जो हमारी दवा है, लगती उसको है जो पूरा खुल के अपना सब कुछ बताते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने आपसे, आपके घर से, आपके स्वभाव से कुछ लेना देना नहीं है। डॉक्टर ने आपको ठीक करना है। होम्योपैथी दवा आपको फिर पूरी तरह से लगेगी और आप पक्की तौर से ठीक हो जाओगे। आप होम्योपैथी फिजिशियन के पास गए, आपने अपना सब कुछ बताया, जैसे आपको बॉडी पेन हो रहा है, आपको थकावट हो रही है, आपकी धड़कन तेज़ हो रही है, आपको घबराहट हो रही है, आपके इमोशन ठीक से नहीं आ रहे, आपको पीरियड्स ठीक से नहीं आ रहे। तो डॉक्टर ने आपका पूरा केस लिया, आपके सिम्पटम लिए, आपकी दवा शुरू कर दी। उसके बाद आपको लग रहा है कि अब मेरे को धीरे-धीरे सब बातों में आराम आ रहा है। तो फिर आप जो आप दवा ले रहे हो, उसको एकदम से बंद नहीं करना। मान लीजिए आप 200 ले रहे हो, तो फिर धीरे-धीरे आप 150 पे आओ, फिर 100 पे आओ, है ना? फिर 75 पे आओ, फिर 50 पे आओ, फिर 25 पे, फिर धीरे-धीरे इसको छोड़ो। फिर धीरे-धीरे आपकी जब लगा कि मेरे को बिल्कुल आराम आ गया, काफ़ी ठीक है, तो आप होम्योपैथी भी छोड़ सकते हो। मतलब आपको परमानेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथी में ऐसी दवा नहीं होती कि आपको थायराइड हो गया तो आपको दवा दे दी। ये सिम्पटम्स के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, मान लो एक पेशेंट है,
मेरे पास पेशेंट था, उसका बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया था। डॉक्टर साहब, मेरे को देखने में बहुत बुरा लगता है, मैं तो शीशा देख ही नहीं सकता। शीशे में जाके देखता हूँ तो मेरे को घबराहट होती है, मैं अगर कंघी भी करनी है मैं बाहर आके करता हूँ। तो मेरे को अच्छा ही नहीं लगता, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो मैंने गुस्सा पूछा, डॉक्टर साहब गुस्सा आता है, निकाल देता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि मैं ना ही बोलूँ। बोलता हूँ तो मेरे को बाद में फ़ील भी होता है कि ऐसे घर का माहौल ख़राब करने की क्या ज़रूरत है, चुप ही रहो। तो वहाँ पे मैंने नेटरमेल दी, तो उसका बिल्कुल थायराइड ठीक हो गया। सच में उसका वेट जो बढ़ा हुआ था वो भी ठीक हो गया। उसकी जितनी कंप्लेंट्स थी वो धीरे-धीरे सब ठीक हो गई। जो वो दवा ले रहे थे धीरे-धीरे वो भी उसकी बंद हो गई। तो अब मेरे पास भी उसका काफ़ी ठीक हो चुका है सब कुछ। तो बस अभी ऑफ करने जा रहे हैं उसकी दवा, वो धीरे-धीरे केस ठीक हो गया। मान लो एक पेशेंट है, वो बोल रहा है कि मेरे को देखने में बहुत बुरा लगता है, मैं अपने को देख नहीं सकता। दूसरा पेशेंट बोलता है उसका वेट गेन हो रहा है, डॉक्टर साहब मेरे को तो फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे से मोटे भी बैठे हैं, मैं खाने-पीने का बहुत ध्यान नहीं रखता हूँ, दवा भी जैसे चल रही है बस कभी ले ली, कभी नहीं ले ली। तो उसको अपनी पर्सनैलिटी का है ही नहीं कि मैं देखने में अच्छा लग रहा हूँ या बुरा लग रहा हूँ। हालाँकि मैं बहुत सोशल भी हूँ, मैं आता-जाता भी बहुत जगह पे हूँ, लेकिन मुझे इतना नहीं होता। तो वहाँ पे उसकी दवा सल्फ़र भी हो सकती है, बेल भी हो सकती है। मतलब उसकी जो फीलिंग है अपनी तकलीफ़ को लेके, वो क्या सोचता है। एक तरफ तो पेशेंट बहुत ही फ़ील कर रहा है, उसको रेस्ट फीलिंग आती है, मिरर नहीं देखना चाहता। दूसरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसको तो लगता है मैं इस ऐसे भी सुंदर लग रहा हूँ। उसको अपना आप को सुंदर ही लग रहा है, मतलब बेशक उसका जो बॉडी है बेढंगी हो गई है, लेकिन उसको देखने में लग रहा है कि मैं तो ठीक हूँ, क्योंकि वो मस्त मोल्ला है, फ्रिवोलस है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है? ऐसे होम्योपैथी में दवा निकाली जाती है। बहुत केसेज़ देखे हैं जो थायराइड के होते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनके जो मूड हैं वो स्विंग होते हैं, उनको रोना आता है, चिड़चिड़ाहट होती है, गुस्सा आता है, क्योंकि उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। देखिए आप जिस भी पैथी की तरफ जाओ, मान लो आपने होम्योपैथी लेनी है, एलोपैथी जो भी लेनी है, होम्योपैथी में इसका परमानेंट सॉल्यूशन है, आपका थायराइड पूरा ठीक हो जाता है। किस पेशेंट को कितनी दवा लेनी है, ये हमें भी नहीं पता होता। मतलब इसका कोई बाकायदा कोर्स नहीं होता इतनी देर खानी पड़ेगी। हो सकता है किसी को 1 साल खानी पड़े, हो सकता है इसको 6 महीने खानी पड़े, किसको 2 साल खानी पड़े, ये कुछ नहीं पता। कुछ डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर। एक पेशेंट बहुत सिंसियर है, उसका माइंड बहुत पॉजिटिव है, वो खाने-पीने का ध्यान भी रख रहा है, एक्सरसाइज़ भी कर रहा है, वो खुश मिजाज है, रिलैक्स रहता है, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। दूसरा पेशेंट है बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही सोचता है, उसका घर का माहौल ठीक नहीं है, उसके घर में टेंशन ज़्यादा है, उसका खाने-पीने का तरीका ठीक नहीं है, वो एक्सरसाइज़ कुछ नहीं करता, तो नो डाउट वहाँ पे उसको हो सकता है कि थोड़ा लंबा खानी पड़े। ठीक वो भी हो जाएगा, ठीक ये भी हो जाएगा। तो थोड़ा-सा टाइम पीरियड का हो सकता है फ़र्क पड़ जाए। एक को थोड़ा टाइम लग जाएगा ठीक होने में, दूसरा शायद जल्दी ठीक हो जाए। तो आप सिर्फ़ डॉक्टर पे मत छोड़ो, डॉक्टर तो आपको सिर्फ़ दवा देनी है। बाकी जो कुछ करना है आपने करना है, अपनी डाइट का ध्यान रखना है, आपने अच्छी एक्सरसाइज़ करनी है। देखिए जो विटामिन ए है ना वो उसमें बड़ा हेल्पिंग है थायरॉइड पेशेंट में। हमारे जो सिट्रस फ्रूट हैं, हमारे जो विटामिन ए वाले हैं, हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, कुछ नट्स हैं, ये आपकी बहुत सारी हेल्प कर सकते हैं। मतलब आप सिर्फ़ डॉक्टर पे मत छोड़िए कि मैं डॉक्टर के पास गया, उसने मेरे को थायराइड की दवा दे दी। नहीं, वो तो आपको द दवा तो हर डॉक्टर आपको द देगा ही, लेकिन आपने खुद से भी कोशिश करनी है। हमारे बॉडी के और भी बहुत सारी ग्लैंड हैं, उसके बारे में हम लोग अगली बार डिस्कस करेंगे। आज मैं थोड़ा थायराइड के ग्लैंड के बारे में डिस्कस करना चाहती थी। तो ये बताना चाहती थी कि अगर आप होम्योपैथी दवा लेना चाहो, जिस भी फिजिशियन से आप लेना चाहो, अच्छे फिजिशियन से, तो आप होम्योपैथी की तरफ जा सकते हो। होम्योपैथी में इसका परमानेंट सॉल्यूशन है। तो अगली बार हम बाकी थायराइड के बारे में कोई और ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके जी, थैंक यू।